हेलो एवरीबॉडी। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स होते क्या है? देखो, मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस की जरूरत होती है जिसको प्रिंसिपल्स कहा जाता है। जैसे हमारी लाइफ में भी बहुत सारी गाइडलाइंस होती है जो हम फॉलो करते हैं। लाइक सुबह जल्दी उठने से अच्छा फायदा होगा, है ना। रोज सुबह नहाते हैं, मंदिर जाते हैं। हमारे लाइफ में कुछ गाइडलाइंस है जो हम अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट के गुरु जिसको कहा जाता है हेनरी फेयोल, उनका लाइफ का पूरा जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने उन गाइडलाइंस को एक बुक में लिखा, अपने एक्सपीरियंस को, जिसको आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ये प्रिंसिपल्स हमें मैनेजमेंट करने में बहुत हेल्प करती है। क्या आपको पता है कि ये प्रिंसिपल्स बने कैसे? देखो, हर चीज के बनने के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बने कैसे। ये हेनरी फेयोल ने बुक कैसे लिखी, कैसे गाइडलाइंस उनको समझ में आया कि यार मुझे गाइडलाइंस लिखनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करना है कि गाइडलाइंस बनी कैसे, राइट। चलो अब आपको मैं दिखाता हूं कि गाइडलाइंस कैसे बनी। पता क्या हुआ, एक बारी हेनरी फेयोल जो थे ना, उनकी एक सिस्टर थी। हेनरी फेयोल की यूएसए में एक सिस्टर थी। कौन थी बेटा? सिस्टर। कहां थी? यूएसए में, राइट। वो एक कंपनी की सीईओ बन गई। ध्यान से समझना, आपको ये स्टोरी समझ आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा ये गाइडलाइंस आई कैसे, राइट। पता है, हेनरी फेयोल की यूएसए में एक सिस्टर थी जो सीईओ थी। सीईओ का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट। बिल्कुल ठीक। हाँ, मुझे पता है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, आपको मालूम है। दैट्स वेरी गुड। आपने पिछले लेक्चर में सुना था और इट्स गुड कि आपको ये रिवाइज हो रहा है, आप रिकॉल कर पा रहे हो कि सीईओ जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। लेकिन सीईओ बनने के बाद सिस्टर को बड़ी दिक्कत आने लगी मैनेज करने में। तो उन्होंने अपने भैया को फोन किया, किसको? हेनरी फेयोल को, और कहा, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, छोटी बहन को मत रुलाना, भैया मेरी हेल्प करो, मुझे दिक्कत आ रही है। तो हेनरी फेयोल ने पूछा, भाई कहां दिक्कत आ रही है आपको? तो जो उनकी सिस्टर थी यूएसए में, वो कहती है कि मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि मेरे पास टॉप लेवल पे इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं पहले कौन सा काम करूं, बाद में कौन सा काम करूं, कैसे काम करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो हेनरी फेयोल ने कहा कि एक काम करो, आप अपनी सिस्टर को बोला कि आप एक काम करो कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है एक हफ्ते की, पहले उन्होंने पूछा कि भाई आप एक हफ्ते में कितने दिन काम करते हो? तो उसने कहा कि मैं 5 दिन काम करती हूं, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो भी आप काम करते हो पूरे हफ्ते में, वो सारी एक्टिविटीज को नोट डाउन कर लो, लिख लो। उसने पूछा, भाई इससे क्या होगा? तो हेनरी फेयोल ने कहा, लिख तो लो। सिस्टर ने कहा, चलो ठीक है। उन्होंने क्या किया, जितनी भी एक्टिविटीज थी, जो जो काम उनको पूरे हफ्ते में करने होते थे, वो सारे के सारे काम उन्होंने लिख लिए। और जब उन्होंने सारे के सारे काम लिख लिए तो लगभग 50 एक्टिविटीज आई। कितनी? 50 एक्टिविटीज थी जो उनके सिस्टर को हर हफ्ते मेंटेन करनी होती थी। अब हेनरी फेयोल ने कहा, तुमने 50 की 50 एक्टिविटीज लिख ली? हां जी, लिख ली। अब एक काम करो, आपके पास 5 दिन होते हैं हफ्ते में, तो आप इन 50 एक्टिविटीज को 10-10 एक्टिविटीज डे के हिसाब से डिवाइड कर लो कि कौन सी 10 एक्टिविटीज आपको मंडे को परफॉर्म करनी होती है, कौन सी ट्यूसडे को, और कौन सी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को। अब आप ये बताओ कि एक दिन में कितनी एक्टिविटीज आई? सिंपल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 10। क्योंकि भैया 50 एक्टिविटीज हैं और 5 दिन है हमारे पास में, यानी कि 10 एक्टिविटीज पर डे। 10 एक्टिविटीज हमारे पास आ गई पर डे जो उसको परफॉर्म करनी थी, यानी कि अब 10 एक्टिविटीज रोज की आ गई।
हेनरी फ्योल ने अगला क्वेश्चन पूछा कि सिस्टर एक काम करो, इस 10 एक्टिविटीज में से वो एक एक्टिविटी निकालो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे बगैर हो ही नहीं सकती। मान लो मंडे की बात करें, आपने मंडे को 10 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। उस 10 एक्टिविटीज में से वो एक्टिविटी बाहर निकाल लो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बगैर हो ही नहीं सकती। एक एक्टिविटी जो आपके बगैर हो ही नहीं सकती। उसने कहा चलो ठीक है जी, मंडे को जो मैंने 10 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उसमें मैंने वो एक्टिविटी निकाल ली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर काम हो ही नहीं सकता। गॉट इट? अब कितनी एक्टिविटीज रह गई? 9। उन्होंने कहा कि बाकी जो 9 एक्टिविटीज हैं इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 3 3। मतलब 10 में से एक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको परफॉर्म करनी है, उसके बाद जो 9 एक्टिविटीज हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और आपके नीचे जो 3 मैनेजर हैं उनको वो काम सौंप दो। यानी कि ये 3 एक्टिविटीज मैनेजर 1, ये 3 एक्टिविटीज मैनेजर 2 और ये 3 एक्टिविटीज मैनेजर 3। ये मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3 इन 3 एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। अब सिस्टर को क्या काम करना है मंडे को? पहला काम वो जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करना है, और दूसरा काम इन तीनों मैनेजर्स को वॉच करना है, चेक करना है कि क्या ये तीनों मैनेजर्स उन 3 एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही। अब ऐसा ही काम उसको रोज करना था, यानी रोज 10 में से एक एक्टिविटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको फोकस करना है, और बाकी 3 एक्टिविटीज को मैनेजर 1 को, 3 एक्टिविटीज को मैनेजर 2 को और 3 एक्टिविटीज को मैनेजर 3 को ट्रांसफर करनी है। अब देखो कितना आसान हो गया ना, कि उस सिस्टर को इतनी सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म करनी होती थी, अब आज की डेट में हर रोज सिर्फ एक ही एक्टिविटी पे फोकस करना है, और दूसरा उसके नीचे जो मैनेजर काम कर रहे हैं उनसे वो एक्टिविटीज भी परफॉर्म करा रहे हैं। तो कितना इजी हो गया ना। अब देखो काम कितना आसान हो गया। जब ये गाइडलाइंस फॉलो की गई तब हेनरी फ्योल को भी एक बात समझ में आई, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। काम अगर बहुत ज्यादा हो तो उसके टुकड़े कर दो, डिवाइड कर दो, उसको प्रायोरिटाइज कर दो, है ना, और जो पर्सन जिस लायक है उसको वो काम दे दो। यहां पर हमने क्या किया, 9 में से 3 एक्टिविटीज मैनेजर 1 को दी, 3 एक्टिविटीज मैनेजर 2 को दी और 3 एक्टिविटीज मैनेजर 3 को दे दी, उनकी चॉइस के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं हम? डिवीजन ऑफ वर्क। यानी कि आप जब भी काम को डिवाइड कर दोगे वो बहुत आसान हो जाएगा, और काम को जब भी आप डिवाइड करते हो उसको लोगों की चॉइस के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से डिवाइड करो, प्रायोरिटाइज करो, फिर सॉल्व करो। तो कितना आसान हो गया ना। इसी तरीके से हेनरी फ्योल और उनके सिस्टर की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। जिस कंपनी में उनकी सिस्टर सीईओ थी उस कंपनी का नाम था DDU, दिल धड़के यूं ही। हंसी आ रही है? हां, दिल धड़के यूं ही, DDU। भैया सिस्टर है, कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ हो सकता है, तो दिल धड़के यूं ही क्यों नहीं हो सकता भाई? DDU। तो DDU की जो सीईओ थी हमारी हेनरी फ्योल की सिस्टर, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रही और वो धीरे धीरे अपने ब्रदर से डिस्कस करती रही, और इट टुक्स लॉन्गर टाइम, उनको सॉल्यूशंस मिलते रहे। हेनरी फ्योल इन गाइडलाइंस को जोड़ते रहे, संजोते रहे, और उन्होंने बाद में एक बुक लिखी इसके ऊपर,
और इन गाइडलाइंस को नाम दिया गया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि आज वो प्रिंसिपल्स, वो गाइडलाइंस आप अपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट में 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ते हो, जिसको हम बोलते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल, राइट। तो ध्यान से देखो, कहानी की शुरुआत कहां से हुई? यूएसए में एक सिस्टर से हुई, हेनरी फेयोल की, जो क्या बन गई थी? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और उस कंपनी का नाम क्या था? DDU, दिल धर के यूं ही। इस तरीके से हेनरी फेयोल की कहानी शुरू हुई और इस तरीके से हमारे प्रिंसिपल्स शुरू हुए। एक सरप्राइज की बात बताना भूल गया मैं आप लोगों को, बता दूं क्या सरप्राइज है इसके अंदर में? सरप्राइज ये है माय डियर, ना तो कोई यूएसए था, ना कोई सिस्टर थी, ना सीईओ था, ना कोई डीडीयू था, ना कोई कंपनी थी। तो सर इतनी देर से क्या कहानी सुना रहे थे आप? यही पूछना चाहते हो ना, इतनी देर से इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई मैंने आपको? अभी समझ में आ जाएगा आपको। बट हाँ, ये बात सच है कि काम को जब डिवाइड किया जाता है तो क्या बन जाता है? डिवीजन ऑफ वर्क। अभी आपको अगले 5 मिनट में समझ आ जाएगा ये कहानी है क्या एक्चुअल में। अच्छा, क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्यों, क्या, कैसे है? अभी लो बेटा, अभी देखो, 2 मिनट में आपको समझाते हैं ये चीज क्या है। चलो स्क्रीन पर देखें और आपको अभी समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है, ये डीडीयू का और सीईओ का। लेट्स सी दिस। ये रहे हमारे हेनरी फेयोल और ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये रहा बेटा आपका यूएसए, समझ आया? यूएसए का मतलब होता है आपके 14 प्रिंसिपल्स का पहला प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड, दूसरा है स्केलर चेन और तीसरा है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ आया? यू से यूनिटी ऑफ कमांड, एस से स्केलर चेन और ए से अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको नोट कर लो बेटा, ये तरीका है आपके 14 प्रिंसिपल्स के नाम याद करने का। आगे ना चमक चेहरे पर, देखा, इसको बोलते हैं यूएसए। प्लीज नोट डाउन दिस 3 प्रिंसिपल्स। यू से यूनिटी ऑफ कमांड, एस से स्केलर चेन, ए से अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके 3 प्रिंसिपल्स के नाम हैं जो आपको याद करने हैं। ये रही सिस्टर, देखो, आई लव माई सिस्टर। आप भी अपनी सिस्टर से प्यार करते हो? तो बेटा सिस्टर से याद रखना, एस से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आई से इनिशिएटिव, एस से स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, टी, ये टी से क्या है सर, ये समझ में नहीं आया ना। दिस इज टैबलेट एवरी वीक ट्वाइस बिफोर स्लीप। इसका मतलब यह है बेटा कि ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलो कि इसके बगैर पेपर नहीं आएगा आपका। इसलिए आपने इन 14 प्रिंसिपल्स को हर हफ्ते, एवरी वीक 2 बार कम से कम आपने सोने से पहले रिवाइज करना है। ये आपकी दवाई की पुड़िया है, ये 14 प्रिंसिपल्स के नाम। E स्टैंड फॉर इक्विटी प्रिंसिपल और R स्टैंड फॉर रेम्यूनरेशन। इसको नोट कर लो आप।
नोट कर लिया आपने। अब इसके बाद आता है हमारा CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसका मतलब क्या, जरा ध्यान से देखो यहां पर। CEO, सी से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, ई से एस्पिरिट डी कॉप्स, और ओ से ऑर्डर प्रिंसिपल। इसके बाद आता है हमारा कंपनी का नाम। क्या था कंपनी का नाम? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, दिल धड़के यूं ही, DDU। ये रहा आपका दिल धड़के यूं ही, DDU। नोट डाउन, D स्टैंड फॉर डिसिप्लिन, D स्टैंड फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, एंड U स्टैंड फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी कि अब आपके पास आगे 14 के 14 प्रिंसिपल्स के नाम। आप बोलोगे सर USA, सिस्टर, CEO, DDU, तो सर 15 अल्फाबेट बनते हैं। इसमें आपको याद होगा सिस्टर का जो T है वो टैबलेट है, यानी कि वो कोई प्रिंसिपल का नाम नहीं है। इसका मतलब अब आपके पास 14 के 14 प्रिंसिपल के नाम को याद करने का एक तरीका मिल गया आपको। USA, सिस्टर, CEO, DDU। ये 14 नाम याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अभी समझ लो आप। देखो क्या होगा, आपके एग्जाम में केस स्टडी आएगी, ठीक है। केस स्टडी में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रिंसिपल है जो फॉलो हो रहा है, या कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो यहां पर इग्नोर हो रहा है। इसका मतलब जब भी केस स्टडी आएगी तो आपको 14 के 14 प्रिंसिपल में से ये चेक करना होगा कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है या कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। अगर उस समय आपको 14 नाम याद नहीं होंगे तो हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी आए प्रिंसिपल को फाइंड आउट करने में, या हो सकता है कि आप गलत प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर पाओ। इसलिए पहली शर्त, जो पहली इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? आपने 14 के 14 प्रिंसिपल्स के नाम याद रखने हैं। अब चलते हैं अपने पहले प्रिंसिपल पे, जिसका